welcome to my YouTube channel Humanities and Humor. Today we are going to discuss chapter first of class 12 history, that is bricks, beams and bones, the Harappan civilization. So guys, history में हम चार मेजर सिविलाइजेशन पढ़ते हैं. पहली है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सेकंड इज इजिप्शियन सिविलाइजेशन, थर्ड इज चाइनीज सिविलाइजेशन एंड फोर्थ इज हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो गाइस, कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा किसी न किसी नदी के पास ही पनपी है. सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर के पास, इजिप्शियन थी नाइल रिवर के पास, चाइनीज सिविलाइजेशन थी येलो रिवर के पास एंड हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से पता चल रहा है थी इंडस रिवर के पास. इट मींस सिंधु नदी के पास. सो गाइस, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका भी टाइम पीरियड है 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक. सो गाइस, अगर किसी भी जगह की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है किसी वहां की कोई भी बुक या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि वहां की हमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताता है, साथ ही हमें वहां के कल्चर के बारे में जानकारी देता है. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया गया हड़प्पन सील के बारे में, जो कि एक स्टोन स्टील टाइप की बनी हुई है. इस सील में कुछ एनिमल मोटिव्स और एक स्क्रिप्ट मिली है और ये स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है. सो गाइस, अगर इसकी स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चलता है. So in such circumstances, the major role is played by the archaeological evidence such as artifact, जिसमें क्या आते हैं beads, seal, coins, pottery, weight, ornaments, plant and animal remains. साथ ही वहाँ के houses या फिर buildings के remains, जो कि हमें वहाँ की social, political, economic life के बारे में बताता है. So guys, इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, जिसको कि हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं. इससे अगर हम पहले का टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो उससे हम बोलेंगे अर्ली हड़प्पन, और अगर इसके बाद का टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे लेटर हड़प्पन. अच्छा गाइस, मैंने एक वर्ड यूज करा है हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर. यहाँ पे मैंने कल्चर वर्ड क्यों यूज किया है? आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कल्चर वर्ड यूज किया है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में हमें मिला है, और उनका जो स्टाइल है वो बाकी सिविलाइजेशन या बाकी जगह में मिली हुई चीजों से काफी डिफरेंट है. तो इसीलिए ऑब्जेक्ट्स का ऐसा ग्रुप जो कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में मिला है और उनका स्टाइल बाकी चीजों से काफी अलग हो, उसके लिए हमने एक टर्म यूज करा है हड़प्पन कल्चर. सो गाइस, हड़प्पन कल्चर में जो हमें डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उसमें आते हैं सील, बीड्स, स्टोन ब्लेड, वेट्स एंड बेक्ड ब्रिक्स, जो कि हमें अलग अलग रीजन से मिले हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, गुजरात, बलूचिस्तान विच इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान एंड जम्मू जो कि इंडिया में है. सो गाइस, अब मैच्योर हड़प्पन कल्चर, इसको हम हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलने का रीजन तो चलो सही है, इंडस रिवर के आसपास है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे. हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलने का रीजन ये है कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड. मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट हमें मिली है उन सब में जो सबसे पहली साइट हमने ढूंढी थी वो थी हड़प्पा, और इसी रीजन से हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. हड़प्पन सिविलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1921 में बाय दयाराम साहनी. Our next topic is dietary practice. It means हड़प्पन उस टाइम पर क्या खाया करते थे. इसका एविडेंस हमें मिला है चार्ड ग्रेन्स की हेल्प से. मतलब हमें उस साइड पर मिले हैं चार्ड ग्रेन्स. इट मीन्स भुने हुए अनाज के दाने या फिर जले हुए अनाज के दाने, जिनकी मदद से कि हमें पता चला है उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में. अब ग्रेन्स को स्टडी करने के लिए आ गए हमारे आर्कियोबॉटनिस्ट. आर्कियोबॉटनिस्ट वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि एंशियंट प्लांट रिमेन्स को स्टडी करते हैं. उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने पाया कि हड़प्पन्स खाया करते थे अपनी डाइट में वीट, बार्ले, सीसेम, चिकपी एंड लेंटिल्स, और साथ ही उन्हें गुजरात के कुछ रीजन में राइस एंड मिलेट के रेयर एविडेंस भी मिले हैं. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आर्कियोजूलॉजिस्ट. आर्कियोजूलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो एनिमल रिमेन्स को स्टडी करते हैं, और उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने पाए फिश, फाउल, बोर, डियर
एंड घड़ियाल की बोन्स, साथ ही उन्हें कैटल, बफेलो, पिग एंड शीप की बोन्स भी मिली है, जो सजेस्ट करती है कि हड़प्पन उस टाइम पे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। इट मीन्स हड़प्पन एग्रीकल्चर तो करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर करने के लिए वो किन टेक्निक्स का यूज करते थे। उस टाइम पर ऑफकोर्स ट्रैक्टर तो होता नहीं था, तो क्या वो ऑक्सन का यूज करते थे, क्या वो प्लो यूज करते थे, क्या वो इरिगेशन करते थे, ये सब हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक पर। तो कुछ 4 पॉइंट से मैंने ये पूरा टॉपिक खत्म किया है। पहला पॉइंट है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो। कोलिस्तान एंड बनावली विच इज इन प्रेजेंट डे हरियाणा, वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिला है, जो कि सजेस्ट करता है कि खेत में जुताई करने के लिए ऑक्सन मतलब बैल का यूज किया जाता था। टेराकोटा वर्ड आपने पहली बार सुना होगा। टेराकोटा का मतलब होता है बेक्ड या फिर सन ड्राइड क्ले। इट मीन्स क्ले को हम एक शेप देकर उसे धूप में तपाते हैं या तो आग में गर्म करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए। नेक्स्ट इज 2 सेट ऑफ फ्रो। हमें कुछ साइड्स पर 2 सेट ऑफ फरो मिले हैं, जो सजेस्ट करता है कि एक ही खेत पर एक ही टाइम पर 2 क्रॉप्स उगाई जाती थी, जो कि कुछ इस तरह का था। जो पहला सेट है वहाँ पे कोई और क्रॉप उगाई जाती थी, और जो दूसरा सेट है वहाँ पे कुछ और क्रॉप उगाई जाती थी। थर्ड पॉइंट सेमी एरिड रीजन, क्योंकि हड़प्पन साइड ज़्यादातर सेमी एरिड रीजन में थी, इसके कारण वहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो इरिगेशन 2 तरह से होती थी। पहला शोरतुगाई, जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ कैनाल्स के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, जो सजेस्ट करता है कि कैनाल की हेल्प से वहाँ पर इरिगेशन किया जाता था। सेकेंड इज वेल। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हड़प्पन्स वेल से पानी निकालकर अपने खेतों में सिंचाई किया करते थे। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज वाटर रिजर्वियर। आर्कियोलॉजिस्ट ने धौलगिरा गुजरात में वाटर रिजर्वियर के ट्रेसेस पाए हैं, जो सजेस्ट करता है कि उस टाइम पे हड़प्पन्स वाटर को वाटर रिजर्वियर में स्टोर करके रखते थे। So guys, our next topic is मोहनजोदारो, a planned urban center. Guys, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि मोहनजोदारो का सबसे यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, तो आप लोग आंख बंद करके आंसर देना, वहाँ की टाउन प्लानिंग और वहाँ के अर्बन सेंटर्स। सो ऐसा ही एक वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर था हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो था वहाँ के टाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था हायर टाउन, सेकंड था लोअर टाउन। हायर टाउन नाम से ही पता चला थोड़ा हाई प्लेटफॉर्म में था, और लोअर टाउन जो था थोड़ा लोअर प्लेटफॉर्म में था। हायर टाउन को हम सिटाडेल भी बोलते हैं। सो हायर टाउन वैसे तो हाइट में था, लेकिन जो इसका एरिया था वो काफ़ी छोटा था। लोअर जो टाउन है वो काफ़ी नीचे था, लेकिन उसका एरिया काफ़ी बड़ा था। सो अब मोहनजोदारो, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं द वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर और टाउन प्लानिंग के बारे में। सो गाइस, टाउन प्लानिंग के वहाँ पे हमें 3 सबसे मेजर एविडेंस मिले हैं। पहला एविडेंस हम पढ़ चुके हैं हायर टाउन एंड लोअर टाउन। सेकेंड जो एविडेंस है वो है मड ब्रिक्स। इट मीन्स वहाँ पे जो हाउसेस में कंस्ट्रक्शन करने के लिए ब्रिक्स यूज होती थी, जो कि मड की बनाई जाती थी, वो सारी की सारी ब्रिक्स एक स्टैंडर्डाइज रेशियो की होती थी। मीन्स उन ब्रिक्स की जो लेंथ होती थी वो हाइट के 4 टाइम्स होती थी, और जो उनकी ब्रेथ होती थी वो हाइट के 2 टाइम्स होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसकी हाइट लेके चलते हैं 2 सेंटीमीटर, तो उस ब्रिक की लेंथ होगी 4 टाइम्स, इट मीन 8 सेंटीमीटर, और उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 2 टाइम्स, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर। सो गाइस, ये था हमारा मड ब्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। सो गाइस, ड्रेनेज सिस्टम में हमें ये पता चला कि जो मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा की कोई भी साइट है, वहाँ पर जो स्ट्रीट ड्रेन्स हैं और जो वहाँ की स्ट्रीट्स हैं या फिर रोड्स हैं, वो एक ग्रिड पैटर्न बनाती है कुछ इस तरह का, जो कि कुछ इस तरह का परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सो गाइस, मोहनजोदारो या फिर वहाँ की किसी भी साइट पर जितने भी घर थे, वहाँ से जितनी भी नालियाँ थी वो मेन स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थी। कितनी कमाल की बात है, आज के टाइम पर भी हमारे देश में वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे 2600 BCE के टाइम पे मोहनजोदारो या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था।
सो गाइज ये थे हमारे 3 पॉइंट जो कि सजेस्ट करते हैं कि मोहनजोदारो में पहले प्लानिंग की जाती थी एंड देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। अच्छा गाइज सिटाडेल जो है और जो हमारा लोअर टाउन है इसके बारे में बात बताई गई कि लोअर टाउन ज़्यादातर साइड में ईस्टर्न साइड में होता था और जो सिटाडेल है वो ज़्यादातर साइड्स में वेस्टर्न साइड में पाया जाता था। लेकिन स्टिल कुछ रीजन ऐसे थे जहाँ हमें वेरिएशन मिली है। साथ ही धौलवीरा जो कि हमने पहले ही पढ़ा था गुजरात में है, वहाँ जो पूरा साइड था धौलवीरा का वो पूरी तरह से फोर्टिफाइड था और इवन धौलवीरा के अंदर के भी कुछ ऐसे पोर्शन या फिर कुछ ऐसे एरियाज थे जो कि वॉल के थ्रू एक दूसरे से डिवाइडेड थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोहनजोदारो। लोअर टाउन और सिटाडेल के बारे में शायद ये बात बुक में नहीं बताई गई होगी, पर ऐसा माना जाता है कि जो लोअर टाउन है वहाँ पे मर्चेंट या फिर पीजेंट्री जो क्लास थी वो रहा करते थे और जो सिटाडेल है वहाँ पर हायर सेक्शन के एलीट लोग या फिर राजा महाराजा रहा करते थे। तो सिटाडेल महाराजाधिराज को एक बहुत ही स्पेशल कॉर्नर मिला है इस बुक में जिसमें कि सिटाडेल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। तो सिटाडेल में हमें 2 स्ट्रक्चर मिले हैं, पहला था हमारा वेयर हाउस और दूसरा है हमारा ग्रेट बाथ। वेयर हाउस एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है जिसका कि अपर पोर्शन जो शायद कभी वुड का बना हुआ होगा तो वो डीके हो गया इतने टाइम बाद, लेकिन उसका जो लोअर पोर्शन है जो कि शायद ब्रिक्स का बना हुआ था वो अभी भी बचा हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ चैप्टर में नहीं बताया गया है। बताया गया है इस चैप्टर में हमें ग्रेट बाथ के बारे में। तो ग्रेट बाथ को बोला जाता है कि ये स्पेशल पब्लिक पर्पस या फिर रिचुअल्स और रिलीजियस जो चीज़ें होती हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए ग्रेट बाथ का हम यूज़ करते थे। ग्रेट बाथ एक बहुत ही बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक है जिसके नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन से ग्रेट बाथ के लिए 2 सीढ़ियाँ जाती हैं जो कि पूरी तरह से वाटर टाइप है। जो ग्रेट बाथ है उसके 3 साइड पर 3 रूम है और इन तीनों रूम में से किसी एक रूम में वेल है। ऐसा कहा जाता है कि शायद उस वेल से पानी निकालकर ग्रेट बाथ को पानी से भरा जाता था और वहाँ पे रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे। अच्छा गाइस जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कुछ भी एग्जैक्ट नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम बस एक तुक्का लगाते हैं कि अच्छा ये एविडेंस मिला तो शायद इससे ऐसा किया जाता होगा या फिर ऐसा ऐसा उस टाइम पे यूज़ होता था। हम कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बोलते, लेकिन हाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट है क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास का मतलब ही होता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सो बोला जाता है कि उस वेल से शायद पानी निकालकर ग्रेट बाथ में पानी भरा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्थ डायरेक्शन में। ग्रेट बाथ की नॉर्थ डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में हमने पाए 8 बाथरूम। उन 8 बाथरूम में से जो भी पानी था वो सीधे स्ट्रीट ड्रेन में या फिर जो मेन ड्रेनेज चैनल था उसमें फ्लो कर दिया जाता था और सेम होता था ग्रेट बाथ के टैंक के साथ। ग्रेट बाथ के टैंक में जितना भी पानी था वो भी मेन जो स्ट्रीट का चैनल था या फिर जो मेन ड्रेनेज चैनल था उसमें फ्लो कर दिया जाता था। तो ये हमें बताया गया है सिटाडेल की प्लानिंग के बारे में कि कितना केयरफुली उन्होंने ग्रेट बाथ को प्लान किया था। सो गाइस दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। सो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का सबसे पहला फीचर हम पढ़ते हैं वहाँ का कोर्टयार्ड। घर के सेंटर में होता था एक कोर्टयार्ड और यही सेंटर का कोर्टयार्ड होता था सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। मतलब इस कोर्टयार्ड में सारी सेंट्रल एक्टिविटीज जैसे कि कुकिंग वीविंग एक्सेट्रा किया जाता था। सेकंड पॉइंट इज बाथरूम। हर घर में एक बाथरूम होता था और वो बाथरूम मेन स्ट्रीट ड्रेनेज से कनेक्टेड होता था। थर्ड इज वेल। हर घर के आउटर कॉर्नर में एक वेल होता था। अच्छा वो आउटर कॉर्नर में होने का रीजन ये है ताकि उस वेल को कोई पासर बाई भी यूज कर सके। काफी सुलझे हुए दयालु लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के। फोर्थ इज स्टेयर्स। हमें कुछ कुछ घर में स्टेयर केस के रिमेन्स भी मिले हैं। इट मीन्स वहाँ पे हमें कुछ टूटी फूटी सीढ़ियाँ मिली हैं जो सजेस्ट करते हैं कि शायद वो सीढ़ियाँ या तो छत में जाने के लिए यूज की जाती थी या तो हड़प्पन्स के होते थे 2 स्टोरी हाउस, कतई अमीर लोग। फिफ्थ पॉइंट इज प्राइवेसी। सो अब ये बहुत ही खतरनाक यूनिक डिस्टिंक्ट फीचर बोल सकते हैं इसको भी कि जो हड़प्पन्स थे वो अपनी प्राइवेसी के लिए काफी कंसर्न थे। इसका जो एविडेंस है वो हमें मिला है वहाँ की विंडोज और वहाँ के एंट्रेंस के थ्रू। वहाँ की कोई भी विंडो, किसी भी घर की कोई भी विंडो जो थी वो ग्राउंड लेवल पर नहीं बनाई जाती थी। वो इसलिए नहीं बनाई जाती थी ताकि कोई ताका झाकी उनके घर में ना कर सके सिंपली। सो ये सजेस्ट करता है कि वो लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर कंसर्न थे। सेकेंड पॉइंट इज उनका एंट्रेंस गेट। जो उनका एंट्रेंस गेट था वो उनके कोर्टयार्ड या इंटीरियर का डायरेक्ट व्यू नहीं देता था।
सो हड़प्पन अपनी प्राइवेसी को लेकर इतना कंसर्न क्यों थे, ये सोचने का शायद आप लोग के पास टाइम नहीं होगा। अगर टाइम है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।